बताया गया था कि मेरी किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है। मैं एक गरीब परिवार से था, मेरा शरीर कमजोर था, मेरे पास कोई खास प्रतिभा नहीं थी और मेरे लिए सफलता के दरवाजे लगभग बंद थे। मेरे आसपास के लोगों को पूरा यकीन था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी एक छोटी सी नौकरी करके गुजारने वाला हूं, जबकि असली प्रतिभाशाली लोग आसमान की बुलंदियों को छू लेंगे। लेकिन किसी को भी यह नहीं पता था कि आज सब कुछ बदलने वाला है। जिस पल एक रहस्यमयी सिस्टम मेरी जिंदगी में आया, उस पल से दुनिया के सारे नियम मेरे लिए बदल गए। और जो लोग मुझ पर हंसते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, वे बहुत जल्द एक ऐसी चीज देखने वाले थे जो नामुमकिन लगती थी। चाहे किस्मत मेरे खिलाफ हो जाए, चाहे पूरी दुनिया मेरे सामने खड़ी हो जाए, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और उस भविष्य के लिए जिसे मैं खोना नहीं चाहता था, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। इस वक्त मेरा पूरा शरीर दर्द से जल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी हर मांसपेशी फट रही हो, जैसे मेरे अंदर की हर हड्डी को तोड़कर दोबारा जोड़ा जा रहा हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस दर्द के बीच भी एक ऐसा जुनून था जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। मेरे होंठ हल्का सा कांपे और मैंने दांत भींचकर धीरे से कहा, यह काम कर रहा है, सच में काम कर रहा है। तभी मेरे दिमाग के अंदर एक अजीब सी आवाज गूंजी। बेसिक बॉडी टेम्परिंग टेक्निक प्रोफिशिएंसी बढ़ी। +1, +1, +1। एक के बाद एक नोटिफिकेशन सामने आने लगे। मैं उन नंबरों को बढ़ता हुआ देख रहा था और मेरी धड़कन हर सेकंड तेज होती जा रही थी। मेरी सांसें भारी हो गई थीं। मुझे लग ही नहीं रहा था कि यह सब हकीकत है। क्या सच में मेरी जिंदगी बदलने वाली थी? पिछले कई महीनों से मैंने किसी भी इंसान से ज्यादा मेहनत की थी। जब दूसरे लोग आराम करते थे, मैं ट्रेनिंग करता था। जब वे सो रहे होते थे, मैं अपने शरीर को और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा होता था। मैंने अपना हर खाली पल सबसे बेसिक कल्टीवेशन टेक्निक को मास्टर करने में लगा दिया था। मेरे लिए ब्लड एनर्जी एग्जामिनेशन कोई आम टेस्ट नहीं था। यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था। अगर मैं फिर से फेल हो गया तो मेरे परिवार की सारी कुर्बानियां बेकार हो जाएंगी। तभी एग्जामिनर ने मशीन की स्क्रीन को देखा और निराशा भरी सांस छोड़ते हुए सिर हिला दिया। ब्लड एनर्जी वैल्यू 0.75। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। कुछ पल के लिए पूरा कमरा खामोश हो गया। फिर धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हुई और कुछ ही सेकंड में हर तरफ बातें होने लगी। क्या सिर्फ 0.75? मजाक कर रहे हो क्या? पिछली बार से भी कम है, इसीलिए यह अब तक मार्शल क्लास के बाहर ही पड़ा है। हर शब्द मेरे कानों में तीर की तरह चुभ रहा था। इंस्ट्रक्टर ने भी निराश नजरों से मुझे देखा और बोला, लू चैन, इस रिजल्ट के साथ तुम मार्शल ट्रेनिंग के लिए क्वालिफाई नहीं करते। इतने महीनों में तुमने कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई। उसकी बात सुनते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में चाकू घुसा दिया हो। मैं चुप खड़ा रहा, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहा था। मेरे आसपास कुछ स्टूडेंट्स अफसोस भरी नजरों से मुझे देख रहे थे, लेकिन सब इतने दयालु नहीं थे। कुछ लोग खुलकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे। कितनी बड़ी बर्बादी है। थ्योरी में टॉप करता है, लेकिन उससे क्या होगा? हाँ, दिमाग का क्या फायदा जब शरीर ही कमजोर हो। इस दुनिया में सिर्फ स्मार्ट होना काफी नहीं है। मैं उनकी बातों का जवाब नहीं दे सका, क्योंकि कहीं ना कहीं वे सच बोल रहे थे। यह दुनिया पहले जैसी नहीं रही थी। हर तरफ मॉन्स्टर्स और डायमेंशनल इन्वेडर्स का खतरा मंडराता रहता था। इंसानियत की रक्षा सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट्स करते थे। वही लोग असली हीरोज थे, वही लीजेंड्स थे। उनके पास ताकत थी और ताकत ही सब कुछ थी। इस दुनिया में बिना स्ट्रेंथ के इंसान की कोई पहचान नहीं थी। तभी भीड़ के बीच से एक बहुत ही पहचानी हुई और नफरत से भरी आवाज सुनाई दी, थ्योरी स्कोर्स? जाओ फेंग जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे हॉल में गूंज उठी। थ्योरी स्कोर्स की परवाह कौन करता है? पूरा क्लास उसकी तरफ देखने लगा। उसने मेरी तरफ उंगली करते हुए तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, यह ताकत की दुनिया है, यहां सिर्फ स्ट्रेंथ की वैल्यू है। इस जैसे गरीब और नाकाम आदमी को मार्शल आर्टिस्ट बनने का सपना देखना बंद कर देना चाहिए। इसे किसी फैक्ट्री में जाकर स्क्रू टाइट करने की नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। उसकी बात खत्म होते ही पूरा हॉल हंसी से भर गया। और झाओफेंग? वह बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में मुस्कुराता हुआ टेस्टिंग मशीन की तरफ बढ़ने लगा, जैसे उसने अभी अभी मेरी बची हुई इज्जत को भी कुचल दिया हो। कुछ ही पल बाद टेस्टिंग मशीन की स्क्रीन पर झाओफेंग का रिजल्ट सामने आया। ब्लड एनर्जी वैल्यू 1.15। यह देखते ही पूरा हॉल तालियों और शोर से गूंज उठा। वाह ब्रदर झाओ, कमाल कर दिया। यह तो बहुत ज्यादा है। मैं तो इतनी ट्रेनिंग के बाद भी 1.0 तक नहीं पहुंच पाया। हर तरफ उसकी तारीफ हो रही थी और झाओफेंग भी पूरे मजे ले रहा था। उसके चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान साफ नजर आ रही थी। लेकिन मैं चुपचाप अपनी स्क्रीन को देख रहा था। मेरे सामने सिर्फ एक
सच था। फिर से नाकामी। मार्शल क्लास में एडमिशन के लिए कम से कम 0.9 ब्लड एनर्जी चाहिए थी और मैं इतनी मेहनत के बाद भी 0.75 पर ही अटका हुआ था। मेरा सीना भारी हो गया। मेरे मां बाप ने मेरे लिए अपनी सारी बचत खर्च कर दी थी और इतनी कुर्बानियों के बदले मैं उन्हें क्या दे रहा था? एक और फेलियर। मैं अपने आप से पूछने लगा, क्या मैं सच में इतना बेकार हूं? तभी अचानक मेरे दिमाग के अंदर एक ठंडी और मैकेनिकल आवाज गूंजी। सिस्टम इनिशियलाइजेशन कंप्लीट, सिंप्लीफिकेशन सिस्टम एक्टिवेटेड। मैं एकदम से जम गया। क्या? मेरे सामने एक के बाद एक नए नोटिफिकेशंस दिखने लगे। डिटेक्टिंग कल्टीवेशन टेक्निक, बेसिक बॉडी टेम्परिंग टेक्निक फाउंड, सिंप्लीफाइंग कल्टीवेशन प्रोसेस, न्यू कल्टीवेशन मेथड असाइंड। और फिर जो लाइन सामने आई उसे देखकर मेरी आंखें फट गईं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोजर। मैं कई बार पलकें झपकाता रहा, फिर दोबारा पढ़ा। रुको, क्या मैंने सही पढ़ा? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोजर। मेरी पूरी जिंदगी में कल्टीवेशन का मतलब था कठिन ट्रेनिंग, महंगे सप्लीमेंट्स और हद से ज्यादा मेहनत। और अब यह सिस्टम कह रहा था कि मुझे बस बिजली का झटका खाना है। नहीं, यह जरूर कोई मजाक है। मैं अभी इस बात को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि घर का दरवाजा अचानक खुल गया। मेरी छोटी बहन याओ याओ दौड़ती हुई अंदर आई। भैया, उसकी आवाज में घबराहट साफ महसूस हो रही थी। प्लीज कोई बेवकूफी मत करना। मैं तुरंत खड़ा हो गया। क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? उसकी आंखों में आंसू भर आए। मुझे पता है हमारे पास पैसे नहीं हैं। मुझे पता है सब कुछ मुश्किल है। अगर आप मार्शल क्लास में नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, मैं स्कूल छोड़ दूंगी और काम करना शुरू कर दूंगी, लेकिन प्लीज खुद को नुकसान मत पहुंचाना। यह सुनते ही मेरा दिल पिघल गया। पागल लड़की। उसे लगा था कि मैं हार मानकर अपनी जान देने वाला हूं। मैं मुस्कुराया और प्यार से उसके सिर पर हाथ रख दिया। शांत हो जाओ, मैं हार नहीं मान रहा। सच? उसने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। बिल्कुल सच। मैंने पास की दीवार में लगे खराब सॉकेट की तरफ इशारा किया। मैं तो बस उस सॉकेट को ठीक करने वाला था। वह अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रही थी। मैं मुस्कुराकर बोला, मुझ पर भरोसा रखो, मैं मार्शल क्लास में जरूर जाऊंगा। कुछ देर बाद जब याओ याओ वहां से चली गई तब मैं धीरे धीरे उस खराब सॉकेट के पास गया। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। ठीक है, मैंने गहरी सांस लेकर कहा, सच जानने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगले ही पल मैंने नंगी तार को पकड़ लिया। बूम! एक भयानक दर्द मेरे पूरे शरीर में दौड़ गया। ऐसा लगा जैसे लाखों सुई एक साथ मेरे जिस्म में घुस गई हों। मेरी मांसपेशियां बेकाबू होकर फड़कने लगी। लेकिन उसी वक्त मेरी आंखों के सामने नोटिफिकेशंस की बारिश शुरू हो गई। कल्टीवेशन प्रोग्रेस बढ़ी, ब्लड एनर्जी बढ़ी, ब्लड एनर्जी बढ़ी, ब्लड एनर्जी बढ़ी। हर सेकंड के साथ मेरी एनर्जी बढ़ रही थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। लेकिन फिर मैंने तुरंत अपना स्टेटस पैनल खोला और जो मैंने देखा उससे मेरी सांसें ही रुक गईं। ब्लड एनर्जी वैल्यू 1.25। मेरी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। पिछले साल एलीट यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए सिर्फ 1.2 ब्लड एनर्जी चाहिए थी और मैं सिर्फ कुछ सेकंड के इलेक्ट्रिक शॉक के बाद 0.75 से सीधा 1.25 तक पहुंच गया था। कुछ मिनट पहले तक मैं एक होपलेस फेलियर था और अब मेरे पास टॉप मार्शल अकादमी में जाने लायक स्ट्रेंथ थी। यह पागलपन है, मैंने धीरे से कहा। बिल्कुल पागलपन। उस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं पाया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल बार बार घूम रहा था। सिर्फ ज्यादा ब्लड एनर्जी या रॉ स्ट्रेंथ हासिल कर लेना काफी नहीं था। अगर मुझे सच में ताकतवर बनना था, अगर मुझे मॉन्स्टर्स और मार्शल आर्टिस्ट्स की इस दुनिया में अपनी पहचान बनानी थी, तो मुझे असली कॉम्बैट टेक्निक्स की जरूरत थी। मार्शल आर्ट्स स्किल्स, पावरफुल टेक्निक्स और ऐसे मेथड्स जो मेरी बढ़ती हुई स्ट्रेंथ को असली लड़ाई की ताकत में बदल सकें। लंच ब्रेक के दौरान मैंने अपने एक दोस्त को अलग ले जाकर धीरे से पूछा, ओए, तुझे पता है कहीं पुराने मार्शल आर्ट्स मैनुअल्स मिल सकते हैं? पुराने मैनुअल्स? अचानक क्यों? मैं बस मुस्कुरा दिया। बस जगह बता। उसने सिर खुजाया और बोला, स्कूल के पीछे एक बहुत पुरानी बुक स्टोर है। उसका मालिक लगभग अंधा हो चुका है और वहां रखी आधी किताबें फटी हुई कबाड़ जैसी लगती हैं। आजकल वहां कोई जाता भी नहीं। फिर वह मेरे करीब आया और धीरे से बोला, लेकिन ब्रदर चेन, उन मैनुअल से दूर रहना। आधे नकली होते हैं और जो असली होते हैं वे अधूरे होते हैं। लोग गलत प्रैक्टिस करके खुद को गंभीर रूप से घायल कर लेते हैं। मैं हल्का सा हंस पड़ा। चिंता मत कर, आज मरने का मेरा कोई प्लान नहीं है।
1 घंटे बाद मैं उस पुरानी बुक स्टोर के अंदर खड़ा था। जगह इतनी पुरानी लग रही थी जैसे सालों से किसी ने सफाई ही न की हो। हर तरफ फटी हुई और पुरानी किताबें बिखरी पड़ी थीं। पहली नजर में सब कुछ बेकार लग रहा था। मैं लगभग वहां से निकलने ही वाला था कि अचानक मेरे सामने एक नोटिफिकेशन चमका। इनकम्प्लीट मार्शल टेक्निक डिटेक्टेड, आयरन बेल बॉडी डिफेंसिव आर्ट, सिंप्लीफिकेशन अवेलेबल। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। रुको, यह सच में असली है? मैंने तुरंत उस पुरानी और घिसी हुई किताब को उठा लिया। उसकी हालत देखकर कोई भी उसे रद्दी समझ लेता। कितने की है? बूढ़ा आदमी बिना मेरी तरफ देखे बोला, 500। 1 रुपया भी कम नहीं। 500 रुपए उस किताब के हिसाब से सीधी लूट थी। लेकिन मुझे पता था कि सिस्टम ने इसे डिटेक्ट किया है, मतलब यह आम किताब नहीं थी। मैंने बिना झिझक पैसे दिए और किताब लेकर तुरंत वहां से निकल गया। जैसे ही मुझे एक शांत जगह मिली, मैंने किताब खोली। उसी पल सिस्टम एक्टिवेट हो गया। सिस्टम एनालिसिस बिगिनिंग, सिंप्लीफाइंग कल्टीवेशन रूट, न्यू कल्टीवेशन मेथड असाइंड। अगली लाइन देखकर मैं कुछ सेकंड तक चुप रह गया। फ्रिक्शन। मैं स्क्रीन को घूरता रह गया। बस फ्रिक्शन? एक लीजेंडरी डिफेंसिव मार्शल आर्ट को कल्टीवेट करने के लिए सिर्फ रगड़ना था? मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा था। अगर कुछ घंटे पहले किसी ने मुझे यह बात बताई होती तो मैं उसे पागल समझता। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी वाले एक्सपीरियंस के बाद मैं सिस्टम पर शक करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मैंने तुरंत पास की दीवार के साथ अपना कंधा रगड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड बाद नोटिफिकेशन सामने आया। कल्टीवेशन प्रोग्रेस बढ़ी, आयरन बेल बॉडी प्रोफिशिएंसी +1। डिफेंस थोड़ा बढ़ा। मेरी आंखें चमक उठीं। यह सच में काम कर रहा है। इस बार मैंने और जोर से दीवार पर अपना शरीर रगड़ना शुरू कर दिया। नोटिफिकेशंस लगातार आने लगे। मैं रुकने वाला नहीं था। थोड़ी देर बाद मैं पास के एक बड़े पेड़ के पास गया और उसकी खुरदुरी छाल के साथ अपने कंधे और पीठ को घिसना शुरू कर दिया। +1, +1, +1 नंबर लगातार बढ़ते जा रहे थे। मैं पूरी तरह ट्रेनिंग में डूबा हुआ था। मुझे आसपास की दुनिया का होश ही नहीं था। तभी अचानक एक पहचानी हुई लड़की की आवाज मेरे कानों में पड़ी। लूचेन? मैं इतना जोर से उछल पड़ा जैसे किसी ने मुझे पकड़ लिया हो। मैं तुरंत पलटा और देखा कि जियांग लान कुछ दूर खड़ी मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ नजर आ रहा था। उस पल मेरी आत्मा लगभग शरीर छोड़कर बाहर निकल गई। बस अब गया काम से। पक्का ये मुझे पागल समझ रही होगी, या उससे भी बुरा कोई अजीब इंसान। जियांग लान ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर पूछा, तुम्हें कोई स्किन प्रॉब्लम है क्या? मैं एकदम जम गया। क्या? वह बिल्कुल सीरियस थी। अगर खुजली हो रही है तो स्कूल क्लिनिक में ट्रीटमेंट मिल जाएगा। यह सुनते ही मेरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुरंत सीधा खड़ा हो गया और खुद को डिग्निफाइड दिखाने की कोशिश करने लगा। तुम गलत समझ रही हो। जियांग लान ने भौहें सिकोड़ लीं। तो फिर तुम कर क्या रहे हो? मेरा दिमाग फुल स्पीड पर दौड़ने लगा। कुछ ही सेकंड में मैंने एक कहानी तैयार कर ली। मैं गंभीर चेहरा बनाकर बोला, ट्रेनिंग। वह हैरान हो गई। ट्रेनिंग? मैंने तुरंत पेड़ की तरफ उंगली की। हां, यह एक प्राचीन मार्शल आर्ट टेक्निक है, बेयर माउंटेन इंपैक्ट स्टाइल। जियांग लान ने पलकें झपकाईं। बेयर क्या? मैं बिना रुके बोलता गया। एक सीक्रेट बॉडी कल्टीवेशन मेथड जो प्राकृतिक सतहों के साथ बार बार संपर्क करके स्किन, मसल्स एंड बोन्स को मजबूत बनाती है। मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोल रहा था कि एक पल के लिए मुझे खुद भी लगने लगा कि शायद यह सच है। समझ गई? जियांग लान ने इतनी आसानी से मेरी बात मान ली कि मैं खुद हैरान रह गया। उसने सिर हिला दिया और वहां से चल पड़ी। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। जैसे ही वह मोड़ के पीछे गायब हुई, मैं तुरंत दोबारा पेड़ के पास गया और अपना शरीर उसकी खुरदुरी छाल पर रगड़ना शुरू कर दिया। मुझे कसम है, दूर कहीं से उसकी धीमी सी आवाज सुनाई दी। फिर भी यह थोड़ा अजीब ही लगता है। मैं सिर्फ चुपचाप ट्रेनिंग करता रहा। उस शाम मैं घर लौटकर सीधा बाथरूम में घुस गया। अब मेरे लिए हर चीज कल्टीवेशन रिसोर्स बन चुकी थी। बाथरूम की दीवार, वॉश बेसिन का किनारा, दरवाजे का फ्रेम, जो भी फ्रिक्शन पैदा कर सकता था वह मेरे लिए ट्रेनिंग इक्विपमेंट था। घंटों तक मैं बिना रुके प्रैक्टिस करता रहा। तभी अचानक मेरे पूरे शरीर से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। एक के बाद एक नोटिफिकेशंस मेरे सामने चमकने लगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आयरन बेल बॉडी एडवांस्ड, फर्स्ट लेयर अचीव्ड, ब्रॉन्ज स्किन अनलॉक्ड। अगली सुबह क्लास में बैठा हुआ भी मैं ट्रेनिंग कर रहा था। मैं चुपचाप अपनी बाजू को कुर्सी के किनारे से रगड़ रहा था।
छोटा सा प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस ही होता है। लेकिन मेरी बदकिस्मती देखो, टीचर ने मुझे तुरंत देख लिया। लूचैन! पूरा क्लास एक साथ मेरी तरफ मुड़ गया। टीचर ने गुस्से से कहा, सीट पर इतना हिल क्यों रहे हो? आखिर कर क्या रहे हो? अगले ही पल पूरी क्लास हंसी से गूंज उठी। मैं ऑनवर्ड सी मुस्कान के साथ सीधा बैठ गया। सॉरी टीचर। मैं सोच रहा था बात खत्म हो गई, लेकिन तभी झाओ फेंग अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसने पास रखी प्रैक्टिस बॉल उठाई और मेरी तरफ उछाल दी। चलो देखते हैं कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। बॉल सीधा मेरे सिर की तरफ आ रही थी। पहले वाला मैं होता तो तुरंत बच जाता, लेकिन इस बार मैं हिला तक नहीं। अगले ही पल बॉल मेरे माथे से टकराई। क्लैंग! पूरी क्लासरूम में धातु टकराने जैसी आवाज गूंज उठी। सब लोग एकदम जम गए। बॉल मेरे सिर से टकराकर उल्टा वापस गई और सीधा झाओ फेंक के मुंह पर जा लगी। आह! वह अपनी नाक पकड़कर पीछे लड़खड़ा गया। उसी वक्त मेरे सामने सिस्टम नोटिफिकेशन चमका। हाई इंटेंसिटी इंपैक्ट डिटेक्टेड, एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय 10, आयरन बेल बॉडी प्रोफिशिएंसी +10। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। 10 पॉइंट्स सिर्फ एक हिट से? मेरी आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठी। मैं तुरंत जाओ फेंग के पास पहुंचा और उसका कंधा पकड़ लिया। ब्रदर जाओ। वह मुझे देखकर सच में डर गया। क्या? मैं पूरी ईमानदारी से बोला, एक और बॉल फेंकोगे? वह एकदम कंफ्यूज हो गया। मैं सीरियस चेहरे के साथ बोला, इस बार एंगल परफेक्ट नहीं था, मुझे इंपैक्ट प्रॉपर्ली फील नहीं हुआ। पूरा क्लासरूम सन्न रह गया। झाओ फेंग की आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। उसने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। वह मुड़कर भागा और इतनी तेजी से भागा कि सीढ़ियों पर लगभग गिर ही गया था। मैं उसे दूर जाते हुए देखता रहा। उस रात मैं अकेला शहर की सड़कों पर चल रहा था और गहरी सोच में डूबा हुआ था। अब मुझे समझ आ गया था कि सीधे अटैक्स मेरी ट्रेनिंग एफिशिएंसी को सबसे ज्यादा बढ़ाते हैं, लेकिन मैं हर रोज लोगों को परेशान करके पिटाई नहीं खा सकता था। मुझे एक स्टेबल सोर्स चाहिए था, एक ऐसी जगह जहां लोग मुझे रेगुलरली मार सकें और मुझे उसके पैसे भी मिल जाएं। तभी मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। कुछ देर बाद मैं शहर के एक कॉम्बैट एरिना के सामने खड़ा था। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और हैरानी से बोली, हम यहां ह्यूमन पंचिंग बैग्स ढूंढते हैं, सुसाइड वॉलंटियर्स नहीं। मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया, ये थ्योरी भी टेस्ट कर लेते हैं। मैंने बिना किसी वार्निंग के सीधा अपना माथा एक लकड़ी के प्रैक्टिस पोस्ट पर दे मारा। क्रैक! लकड़ी का मोटा पोस्ट एक ही झटके में टूट गया। एक मैनेजर दौड़ता हुआ वहां आया और चिल्लाया, यहां क्या हुआ? एक कर्मचारी ने कांपते हुए मेरी तरफ उंगली की। सर, इस बंदे ने अपने सिर से ट्रेनिंग पोस्ट तोड़ दिया। मैनेजर ने मेरी तरफ देखा, फिर टूटे हुए पोस्ट को देखा, फिर दोबारा मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर यकीन और शौक दोनों साथ साथ नजर आ रहे थे। मैं बिल्कुल आराम से अपना माथा मलते हुए बोला, देखा, मेरे सिर को कुछ नहीं हुआ। मैनेजर कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके चेहरे पर यकीन और शौक दोनों साथ साथ नजर आ रहे थे। देखा, मेरे सिर को कुछ नहीं हुआ। मैनेजर कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर धीरे से बोला, बच्चे, तुम आखिर हो क्या? मैं मुस्कुराया और उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, मैं बस एक ऐसा इंसान हूं जो काम ढूंढ रहा है। उसके चेहरे पर अब मजाक नहीं बल्कि जिज्ञासा थी। फिर उसने मुझे एरिना के नियम समझाने शुरू किए। यहां ज्यादातर कस्टमर्स अमीर मार्शल आर्ट्स एंथुजियास्ट्स होते थे जो स्पैरिंग पार्टनर्स ढूंढने आते थे। इंजरी यहां रोज की बात थी। मैनेजर ने कंधे उचकाकर कहा, अगर किसी को चोट लगती है तो मेडिकल एक्सपेंसेस एरिना कवर करता है, और अगर इंजरी सीरियस हो जाए तो कॉम्पेंसेशन भी मिलता है। मैं ध्यान से सुन रहा था। फिर उसने कैजुअल अंदाज में कहा, सीरियस इंजरी कॉम्पेंसेशन 50,000 युआन। यह सुनकर मेरी आंखें फट गईं। 50,000? इतने पैसे तो मेरा पूरा परिवार कई महीनों में भी मुश्किल से कमा पाता था। मेरे दिल में तुरंत कैलकुलेशन चलने लगी। मैं सीधा उसकी तरफ देखकर बोला, मुझे यह काम पसंद आया। कुछ ही देर बाद मैं एरिना के रिंग में खड़ा था। मेरे सामने एक तगड़ा और मस्कुलर बिजनेसमैन था जिसका नाम मिस्टर वांग था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और नाराज होकर पूछा, इस बच्चे ने प्रोटेक्टिव गियर क्यों नहीं पहना? मैं आराम से मुस्कुरा दिया। प्रोटेक्टिव गियर मेरी मार्शल आर्ट में इंटरफेयर करता है। वह हैरान रह गया। तुम्हारी मार्शल आर्ट? मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोला, मुझ पर भरोसा कीजिए। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और गर्दन घुमाई। ठीक है, बाद में रोना मत। अगले ही पल उसका मुक्का बिजली की तरह मेरी तरफ आया। बूम! पंच सीधा मेरे गाल पर लगा। मैं हिला तक नहीं, लेकिन अगले ही सेकंड मिस्टर वांग का चेहरा बदल गया।
वह अपना हाथ पकड़कर चिल्लाया, आह, ये क्या था? उसकी आंखों में शॉक था। ऐसा लगा जैसे मैंने स्टील की दीवार पर मुक्का मार दिया हो। उसी वक्त सिस्टम नोटिफिकेशन सामने चमका। मेरा दिल एक्साइटमेंट से भर गया। मैं तुरंत बोला, एक और। मिस्टर वांग पलकें झपकाने लगा। क्या? मैं और ज्यादा उत्साहित होकर बोला, इस बार और जोर से। उसने फिर पंच मारा, फिर एक और, फिर एक और। हर हिट के साथ मेरे नोटिफिकेशंस बढ़ते गए। कुछ देर बाद उसने एक ट्रेनिंग स्टिक उठा ली। मैं सोच रहा था अब वह रुक जाएगा, लेकिन उसने उल्टा कहा, मुझे 1000 युआन दो, मैं तुम्हें 10 मिनट तक पीटूंगा। मैं बिना सोचे बोला, डील। अगले कई मिनट तक उसने मुझे लगातार मारा, आगे से, पीछे से, कंधों पर, पैरों पर। हर स्ट्राइक मेरे लिए ब्लेसिंग बन चुकी थी। हर हिट के साथ मेरी प्रोफिशिएंसी बढ़ रही थी, लेकिन इसी दौरान एक अजीब चीज होने लगी। मेरे शरीर में लगातार इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो रही थी, और जब भी कोई मुझे हिट करता, उस एनर्जी का कुछ हिस्सा सामने वाले को शॉक कर देता। अचानक मिस्टर वांग चीखते हुए जमीन पर गिर गया। हाँ। एरिना में अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाने लगे, एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो। लेकिन कुछ पल बाद मिस्टर वांग धीरे धीरे खड़ा हो गया। सब लोग उसे देखने लगे। उसने अपनी कमर को हाथ लगाया और एकदम से जम गया। रुको! उसकी आंखें बड़ी हो गईं। मेरी कमर! वह बार बार झुकने और सीधा होने लगा। फिर उसने हैरानी से कहा, दर्द गायब हो गया। अगले ही पल वह मेरे सामने झुक गया। मास्टर! उसकी आंखों में चमक थी। यह किस तरह की टेक्निक है? मैं एक सेकंड भी नहीं रुका। सीधा सबसे अजीब नाम गढ़ दिया जो मेरे दिमाग में आया। एंशिएंट प्राइमोर्डियल हेवनली लाइटनिंग गोल्डन बेल थेरेपी आर्ट। मिस्टर वांग का मुंह खुला का खुला रह गया। इनक्रेडिबल! जाते वक्त उसने लगभग भीख मांगते हुए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिया। आज से मैं आपका परमानेंट कस्टमर हूं, मास्टर। मैं बस मुस्कुराता रहा। जब मैं घर लौटा तो मेरे पास अच्छा खासा पैसा आ चुका था। कुछ ही घंटों में मेरा कमरा किसी साइंटिस्ट की लैबोरेटरी जैसा लगने लगा। हर तरफ वायर ही वायर थीं, बेड के ऊपर, नीचे, आसपास। अगर कोई अनजान आदमी देख लेता तो शायद पुलिस बुला देता। मैंने सारी वायरिंग कनेक्ट की और स्विच ऑन कर दिया। अगले ही पल बिजली का तेज प्रवाह मेरे पूरे शरीर में दौड़ गया। मेरे चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। आह! मैंने खुशी से सांस छोड़ी। अब इसे कहते हैं असली मर्दों का बेड। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी वक्त मेरे अपार्टमेंट के बाहर एक खतरनाक मास्क्ड असैसिन छत पर बैठा हुआ मुझे देख रहा था। वह एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य था, जिसका काम टैलेंटेड यंग कल्टीवेटर्स को उनके पावरफुल बनने से पहले ही खत्म कर देना था। कुछ घंटे पहले उसने इस एरिया में एक बहुत बड़ी एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस की थी। उसने धीरे से कहा, इंटरेस्टिंग। फिर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। कोई नया जीनियस अवेकन हुआ है? उसके होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। ऐसे प्रोडिजी को मारने का रिवॉर्ड भी जबरदस्त मिलेगा। वह एनर्जी सिग्नल को फॉलो करता हुआ सीधा मेरे अपार्टमेंट तक पहुंच गया। धीरे से खिड़की के पास आया और अंदर झांका। कुछ सेकंड तक वहां सिर्फ सन्नाटा रहा, फिर कंफ्यूजन, फिर पूरा डिसबिलीफ। मैं बेड पर लेटा हुआ था और मेरे शरीर पर दर्जनों इलेक्ट्रिक वायर लपेटी हुई थी। मैं खुद को खुशी खुशी इलेक्ट्रोक्यूट कर रहा था। असैसिन एकदम फ्रीज हो गया। उसने आंखें मली। मैं आखिर देख क्या रहा हूं? उसका दिमाग भी इस सीन को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। क्या मैं ट्रेनिंग कर रहा था? क्या मैं सुसाइड कर रहा था? या मैं किसी अजीब इलेक्ट्रिक फेटिश का शिकार था? उसने छुरी निकाली और खिड़की से अंदर घुस गया, लेकिन उसी पल उसका पैर गलती से पावर स्विच से टकरा गया। क्लिक! सारी बिजली तुरंत बंद हो गई। मेरी आंखें एक झटके में खुल गईं। अगले ही सेकंड मेरा चेहरा गुस्से से भर गया। मेरे पावर को किसने बंद किया? मेरा पूरा अस्तित्व क्रोध से जल उठा। असैसिन रिएक्ट भी नहीं कर पाया था कि मैंने उसकी छुरी को नंगे हाथ से पकड़ लिया। फिर मैंने अपने शरीर में स्टोर की हुई सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक ही बार में रिलीज कर दी। अगले पल कमरे के अंदर एक भयानक बिजली का विस्फोट हुआ और चमकती हुई एनर्जी ने पूरे रूम को रोशनी से भर दिया। अगले ही पल वह असैसिन जोर की चीख के साथ हवा में उछल गया और सीधा दीवार से टकरा गया। धड़ाम! टकराते ही उसके पूरे शरीर से धुआं निकलने लगा। जलने की बदबू पूरे कमरे में फैल गई। मैं आराम से बिस्तर से उठा और उसके पास जाकर खड़ा हो गया। उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे उसे किसी बिजली घर के ट्रांसफार्मर ने गले लगा लिया हो। मैं उसके ऊपर झुककर बोला, तुम हो कौन? असैसिन ने मुश्किल से आंखें खोली। उसके होंठ हिले। लेकिन इसके आगे वह कुछ बोल ही नहीं पाया। उसका सिर एक तरफ लटक गया और वह बेहोश हो गया। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा।
फिर मेरी नजर पास पड़ी उसकी एलॉय नाइफ पर गई। चमकदार ब्लेड देखते ही मेरी आंखें चमक उठीं। वाह, यह तो काफी महंगी लग रही है। मैं तुरंत उसका बैग खोलकर देखने लगा। अगले ही पल मेरी सांसें तेज हो गईं। अंदर ब्लड एनर्जी पिल्स थीं, दुर्लभ कल्टीवेशन रिसोर्सेज, और वह भी काफी हाई क्वालिटी वाली। मैं बिना किसी शर्म के सब कुछ अपनी जेब में भरने लगा। हर एक आइटम देखकर मेरी मुस्कान और बड़ी होती जा रही थी। मैं बेहोश असैसिन की तरफ देखकर हंस पड़ा। लोग तुम्हें असैसिन कहते हैं, मैंने अपना नया खजाना गिनते हुए कहा। लेकिन मेरी नजर से देखा जाए तो तुम एक डिलीवरी बॉय लगते हो जो मेरी कल्टीवेशन सुधारने का सामान लेकर आया है। उस रात मैंने उसके साथ और कोई बखेड़ा नहीं किया। मुझे बिल्कुल चिंता नहीं थी कि वह जल्दी होश में आ जाएगा। मैंने उसके शरीर में इतनी बिजली उतार दी थी कि होश में आने के बाद भी शायद वह कई हफ्तों तक अपनी जिंदगी के फैसलों पर सवाल उठाता रहेगा। काम खत्म करके मैं आराम से घर लौट आया और सीधा बिस्तर पर गिर गया। लेकिन एक नई समस्या सामने आ चुकी थी। जो इलेक्ट्रिकल सेटअप मैंने बनाया था, अब उसका असर पहले जैसा नहीं रहा था। मेरी कल्टीवेशन स्पीड धीरे धीरे कम होने लगी थी। मैं छत को घूरते हुए गहरी सांस लेकर बोला, लगता है इस शहर की पावर सप्लाई मुझे डिसअपॉइंट करने लगी है। तभी मुझे कल होने वाली आउटडोर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन याद आई। अफवाह थी कि छात्रों को शहर की दीवारों के बाहर मॉन्स्टर हंटिंग के लिए भेजा जाएगा। यह सोचते ही मेरी आंखें चमक उठीं। मेरे चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान फैल गई। परफेक्ट,